गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है मार्च 20 2023 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। मेरा नाम है जितेंद्र पुरी और आज फिर से हम लोग कुछ टॉपिक्स यहाँ पे करने वाले हैं। तो कौन कौन से टॉपिक रहेंगे एक बार ब्रीफली देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल में जाएंगे। तो जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा मोनेजाइट सैंड के बारे में। लास्ट ईयर 2022 में भी यहाँ से प्रीलिम्स में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज हम लोग इसके बारे में अच्छे से डिटेल में जानेंगे कि रेडियो एक्टिव सैंड क्या होता है, मोनोजाइट सैंड क्या होता है, इसका हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसी के साथ साथ जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उसका क्या यूज़ होता है, और क्या एक्चुअली में जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, केरला तमिलनाडु के जो बीच में लोग रहते हैं आसपास, क्या उनको खतरा है इस रेडियो एक्टिविटी से। तो वो सब सारी चीज़ें हम इस आर्टिकल में जानने वाले हैं। मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, अभी रिसेंटली पेरू में और इक्वाडोर में एक अर्थक्वेक आया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और साथ के साथ ये जानेंगे कि भैया अर्थक्वेक को हम लोग किस किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। इंडिया जापान के रिलेशन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। वैसे तो ये टॉपिक रिपीटेड सा है, लेकिन अभी जापान के प्रधानमंत्री इंडिया में विजिट कर रहे हैं, उसके लिए इसका बारे में बात करना थोड़ा ज़रूरी है हमारे लिए। लाइफ लेट लाइफ डिप्रेशन, ये कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो ओल्ड एज होते हैं, उनकी लाइफ में कभी कभी डिप्रेशन आ जाता है और परेशान हो जाते हैं, और ये एक डिसीज़ है ओल्ड एज में। तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। उसके अलावा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में एक आज एडिटोरियल है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन येस एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एक्चुअली होता क्या है। चलिए, तो बढ़ते हैं पहले पेज पे। उससे पहले छोटा सा एक आपको कोट दिखा देता हूँ। आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। मतलब कोई इंसान हमेशा सक्सेसफुल होता रहता है, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि आप अगर फेल होते हो, आप फिर से खड़े होते हो और आपको सक्सेस मिलती है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, बैकग्राउंड रेडिएशन हाइयर इन केरला बट नो रिस्क, ऐसा एक स्टडी ने कहा है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने ये स्टडी किया है कि भाई जो केरला तमिलनाडु, वहाँ पे जो सैंड है जिसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, कि क्या उसका जो रेडिएशन लेवल है वो आम इंसान को नुकसान पहुँचा रहा है। पहुँचा रहा है तो कितना पहुँचा रहा है। उनका ये कहना है कि देखिए भाई, यस, जो रेडिएशन लेवल है, जो परमिशन होती है जिसकी, जो कि होता है 1 मिली सीवर्ट, ये इतना हो सकता है। हालांकि ये जो लेवल है केरला में वो इससे ज़्यादा है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है कि वहाँ पे कैंसर के केस ज़्यादा बढ़ गए हों या फिर ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया हो। बट ये कई सारी जगह पे ऐसे नोटिस करके मिला है कि एक्चुअली में वो 1 मिली सीवर्ट से ज़्यादा होता है। इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। अगर आप रेगुलरली काम करते हो, मतलब वहाँ पे रहते हो। लेकिन अगर आप मान लो किसी न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट में रहते हो, वहाँ पे काम करते हो, तो आपका जो लेवल है वो 30 मिली सीवर्ट से ज़्यादा हो सकता है। ये सीवर्ट क्या है? दोस्तों, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो कोई भी हो सकते हैं, गामा हो सकता है एंड ऑल दैट। ये एलिमेंट जब हमारी बॉडी में एंट्री करते हैं तो हमारे डीएनए स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, हमारे मॉलिक्यूल्स को इम्पैक्ट करते हैं। तो ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का बायोलॉजिकल नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इंसान की बॉडी के ऊपर, उसे सीवर्ट कहा जाता है। राइट, तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सीवर्ट क्या है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए। उनका कहना है कि भैया गामा रेज आर अ काइंड ऑफ रेडिएशन दैट कैन पास अनऑब्स्ट्रक्टेड थ्रू मैटर। तो एक्सट्रीमली एनर्जेटिक, दे आर हार्मलेस अनलेस प्रेजेंट इन द लार्ज कॉन्सेंट्रेशन डोजेज। इसका मतलब क्या है? देखिए, तो हमारे पास बहुत सारी रेडियो एक्टिव और हमारे पास बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, रेडियो एक्टिव वेव्स होती हैं। जैसे हम लोग सन की बात करते हैं तो हमारे सन से बहुत सारी रेडिएशंस निकलती हैं। गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव, वो सब निकलती हैं। इनमें से जो जैसे गामा रेज है, ये सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली वेव्स होती हैं, सबसे ज़्यादा। क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है तो हमारी बॉडी में पेनिट्रेट कर सकती है, ये किसी भी बॉडी के आर पार गुजर सकती हैं। लेकिन इनका यह कहना है कि यस, ये डेंजरस है, लेकिन अगर स्मॉल क्वांटिटी में अगर हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं तो डेंजरस नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा चली जाएंगी तो यस, ये डेंजरस हैं। ये कैंसर कर सकती हैं, हमारे डीएनए स्ट्रक्चर को चेंज कर सकती हैं। तो ऐसा इस स्टडी के अंदर कहा गया है। कोलम, कोलम जो बीच है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन पाई जाती है मोनाजाइट सैंड की। मोनाजाइट सैंड होती है, उससे अंदर पाया जाता है थोरियम। और थोरियम दोस्तों एक न्यूक्लियर थर्मल प्लांट में एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। देखिए, आपको बताता चलूं,
कि थोरियम डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता है। थोरियम को बाद में प्योरीफाई करके इससे यूरेनियम निकाला जाता है। उस यूरेनियम को एज अ न्यूक्लियर फ्यूल यूज किया जाता है। जो केरला तमिलनाडु के अंदर जो थोरियम जो सैंड पाया जाता है, मोनाजाइट सैंड, ये दुनिया में सबसे बड़ा रिजर्व है थोरियम का। लेकिन अभी तक इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि इस थोरियम से हम लोग यूरेनियम यूरेनियम बनाएं। हाँ, बट अपना एक लॉन्ग टर्म प्लान है इंडिया का। फ्यूचर में 10 20 50 साल में जब भी हमारे पास टेक्नोलॉजी आएगी तो हम लोग इसका डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। तो हमें विदेशों के ऊपर डिपेंड होने की रिक्वायरमेंट नहीं है भैया। उसके बाद यूरेनियम के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे तो खुद ही हो जाएगा। ये सेल्फ स्टडी के लिए मैंने आपको डाला है, बार्क के बारे में ज़रूर पढ़ें। ठीक है, आजकल एक सोनी लीव पे है शायद, एक टीवी सीरीज आई हुई है सोनी टीवी पे, सोनी लीव पे, रॉकेट बॉयज़ 2। अब देखना चाहे तो देख सकते हो। रॉकेट बॉयज़ 1 भी आई थी जिसमें हमारे जो भाभा उनके बारे में ही बेसिकली पूरी बात बताई गई है। उनकी पूरी लाइफ स्टोरी बताई गई है। इंडिया ने कैसे रॉकेट सिस्टम को लॉन्च किया, कैसे बनाया, होमी जहांगीर भाभा जी की पूरी स्टोरी उसमें बड़ा अच्छा लगा मुझे। एक वेल रिसर्च्ड है और कुछ भी फेक नहीं है, सब चीज़ें रियल लगी। आप अगर आप इस बार टाइम अगर यूपीएससी दे रहे हो 2023 में तो फिर तो मत ही देखें। हाँ, फिर आप ये पैराग्राफ पढ़ें, आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप लेटर ऑन 2024 या 2025 के लिए अगर आप एम कर रहे हो तो देख सकते हैं। मोनाजाइट सैंड के अंदर और भी बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जैसे हमारे पास टोटल ना 17 रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं। पहले इनको रेयर बोला जाता था क्योंकि इनको एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी। आज के टाइम इनको रेयर आप मत ही बोले तो ठीक है, क्योंकि आजकल लगभग हर कंट्री के पास जो कि थोड़ी सी एडवांस है, इनको एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी आ गई है। लेकिन अभी भी हम इनको रेयर बोलते हैं। जैसे हमारे पास जो है स्कैंडियम है, इथ्रियम है, लेंथेनियम है, सीरियम है, न्योडीनियम है, गेडोनियम है। आप देख सकते हो कि भाई इनका यूज़ बड़ा क्रिटिकल है। जो क्रिटिकल जो मेडिकल या फिर क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक जो हमारी डिवाइसेस होती हैं वहाँ पे इसका यूज़ होता है। जैसे आप देखिए जो है गेडोनियम का ये जो है एमआरआई कॉन्ट्रैक्ट एजेंट्स के तौर पे होता है। फ्लोरोसेंट लैंप के अंदर यूज़ किया जाता है। जो न्यूडोनियम का यूज़ है वो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जो फ्लैट स्क्रीन आजकल टीवी आ रहे हैं उनमें जो है सीरियम का यूज़ किया जाता है। लो एनर्जी लाइट बल्ब में इसका यूज़ किया जाता है। फ्लड लाइट्स में इसका यूज़ किया जाता है। बैटरी के जो इलेक्ट्रोड होते हैं वहाँ पे जो है लेंथेनियम का यूज़ किया जाता है। टेलीस्कोप लेंस में इसका यूज़ किया जाता है। फिशिंग रोड्स, बास्केटबॉल बैट्स वगैरह बनाने के लिए जो है स्केंड्रियम का यूज़ किया जाता है। अब देख सकते हो कितनी क्रिटिकल टाइप ऑफ जो ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं। मोनाजाइट क्या है भाई? मोनाजाइट जो है एक रेडिश ब्राउन कलर का फॉस्फेट मिनरल होता है और ये जो सैंड बीचेस वगैरह पे यूजली पाया जाता है अलोंग विद द रेयर अर्थ एलिमेंट्स जिसके बारे में यहाँ पे हमने बात किया है। ये वेदरिंग और वेदरिंग वगैरह इसकी नहीं होती है तो इसीलिए ये हमेशा प्योर स्टेट में ही पाया जाता है। वेदरिंग मतलब ये समझ लीजिए कि इसका ब्रेक डाउन नहीं होता है। यूजुअली इसका वेदरिंग नहीं होता, इरोजन भी बहुत कम होता है। तो वो थोड़ा आप यहाँ पे देख सकते हो। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, ऑफ कोर्स होता ही है, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इससे यूरेनियम निकाल के इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देखिए 2022 में लास्ट ईयर जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, तो जो टॉपिक हम लोग न्यूज़पेपर का करते हैं ये हम लोग ने लास्ट ईयर भी किया था टॉपिक। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो अब ये मान के चलिए कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई टॉपिक आपको देखने में लगे कि यार ये टॉपिक में मज़ा नहीं आ रहा है। भाई यूपीएससी आपके मजे के लिए एग्जाम में एक पेपर नहीं देगा। टफ क्वेश्चंस होते हैं, जो टफ कंटेंट होता है आपको पढ़ने में टफ लगता है, बोरिंग लगता है, वहां से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो आप मजे के लिए एग्जाम नहीं दे रहे हो, सिलेक्शन के लिए दे रहे हो, इसलिए इस तरह के टॉपिक आपको करने पड़ेंगे। आप उसका एंजॉय करो या ना करो, 2 4 बार पढ़ोगे वैसे अच्छा लगने लगता है। तो मोनेजेट सैंड के बारे में जो है क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पे, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रिसोर्स बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। वाटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर रिसोर्स, मिनरल रिसोर्सेज वगैरह, तो यहाँ से प्रीलिम्स में ज्योग्राफी में खूब सवाल आते हैं। मोनाजाइट इज ए सोर्स ऑफ द रेयर अर्थ। यस, ये अभी हम लोगों ने देखा। मोनाजाइट कंटेन थोरियम, ये भी हम लोगों ने अभी देखा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मोनाजाइट अकर्स नेचुरली इन एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड इन इंडिया, एंटायर में नहीं है, तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। कहीं कहीं पे पाया जाता है, हर जगह पे नहीं पाया जाता है। ये शायद स्क्रीन थोड़ी फ्रीज हो गई है, मैं दोबारा शेयर कर, ठीक है। तो क्या सिर्फ थोरियम जो है वो सिर्फ केरला तमिलनाडु के कोस्ट पे पाया जाता है? ऐसा भी नहीं है। इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस, इन इंडिया गवर्नमेंट कैन ओनली प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनाजाइट। देखिए ये जो स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ पे दिया है कि सिर्फ गवर्नमेंट बॉडी ही उसको एक्सट्रैक्ट कर सकती हैं, ये भी कंप्लीटली सही नहीं है।
1993 के बाद प्राइवेट कंपनीज को भी जो है इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाने लगा था, राइट? लेकिन यूपीएससी कहता है कि भैया ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बट एक्चुअली में ऐसा देखिए, जो माइनिंग की बात है वो प्राइवेट कंपनीज कर सकती हैं, लेकिन इसको जो प्रोसेस करने की बात है और एक्सपोर्ट करने की बात है वो आज भी सिर्फ गवर्नमेंट ही करती है। तो इसका जो आंसर आपका 1, 2 एंड 4 हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट केरला के अलावा अगर हम लोग बात करें, इंडिया में झारखंड, बिहार, तमिलनाडु और राजस्थान, यहाँ पे जो सैंड पाया जाता है उसके अंदर भी थोरियम की अच्छी presence होती है। ये थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये अच्छा टॉपिक है, मुझे खुद इसको रिसर्च करने में काफ़ी टाइम लगा, इसको कंटेंट बनाने में आपके लिए, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें आप लोग। कल आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे जो 2021 के यूपीएससी के क्वेश्चंस थे, ठीक है? वो पॉलिटी वाले सेक्शन से, तो आप इसको देख सकते हो, दोनों का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, बोथ 1 एंड 2 बोथ। उसके अलावा एक क्वेश्चन हमने उन लोगों ने और भी पूछा था आपसे 2015 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स हैज क्लाइमेट दैट वेरीज फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड आर्कटिक। इसका जो क्वेश्चन था वो आंसर था, वो था नामदफा नेशनल पार्क, क्योंकि नामदफा के बारे में हम लोगों ने टॉपिक किया था परसों। यहाँ से 2015 में सवाल ऑलरेडी आ चुका है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, लोकटक लेक, नामदफा नेशनल पार्क। ये भी आपसे क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। इसका जो सही आंसर होता है वो होता है वन ओनली, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व इज फाउंड इन द गारो हिल्स। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है। वो बात अलग है कि यस, इंडियन ज्योग्राफी में आपको काफ़ी सारा रट्टा मारना पड़ता है, क्राइमिंग करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप मैप के साथ करोगे तो काफ़ी चीज़ें आपकी सही यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। 6.1 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक इन इक्वाडोर एंड द पेरू किल्स 50। तो अनफॉर्चुनेटली आप देखिए यहाँ पे इक्वाडोर में, और सॉरी यहाँ पे ये इक्वाडोर और ये है पेरू, तो यहाँ पे एक अर्थक्वेक आया है जिसमें कुछ लोगों की डेथ हो चुकी है। ये मेरा कंसर्न नहीं है, अर्थक्वेक कैसे जनरेट होता है, क्यों होता है, वो तो ज्योग्राफी के स्टैटिक्स का पोर्शन होता है, वो आप एनसीईआरटी पढ़ के आराम से क्लियर कर सकते हैं। मेरा जो कंसर्न है ये है कि आपने बहुत बार एक टर्म सुनी होगी, रिक्टर स्केल। ये बहुत बार आपने सुना होगा रिक्टर स्केल, कि हम लोग भैया अर्थक्वेक को रिक्टर स्केल पे मेजर करते हैं। तो क्या है रिक्टर स्केल, और क्या रिक्टर स्केल के अलावा हमारे पास कुछ और स्केल भी हैं क्या अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए? बिल्कुल है। देखिए, अर्थक्वेक ना दो तरीके से मेजर किया जा सकता है, एक होता है मैग्नीट्यूड के बेस पे और एक होता है इंटेंसिटी के बेस पे। दो तरीके होते हैं अर्थक्वेक को मेजर करने के। तो आप सोच रहे होंगे मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ये क्या बीमारी है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां से रिलीज हुआ, जो हमारा जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है फोकस पॉइंट से अर्थ के नीचे, कितना एनर्जी रिलीज हुआ, वो होता है मैग्नीट्यूड। उस मैग्नीट्यूड ने कितना डैमेज किया जब वो अर्थ के सरफेस पे पहुंचा और शेकिंग हुआ, उसे कहते हैं इंटेंसिटी। मतलब आप ये देख लीजिए कि इंटेंसिटी जो है वो आफ्टर इफेक्ट है। मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी, इंटेंसिटी मतलब इफेक्ट ऑफ दैट एनर्जी, इसे हम लोग इंटेंसिटी कहते हैं। मैग्नीट्यूड पे हमारा जो स्केल होता है वो होता है रिक्टर स्केल। ठीक है जी, रिक्टर स्केल जो कि ये मेजर करता है कि उस फोकस पॉइंट से कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। उस फोकस पॉइंट से जब एनर्जी रिलीज होती है, जैसे हमारा सरफेस है, मान लो यहाँ पे 50 किलोमीटर डाउन द सरफेस एनर्जी रिलीज हुआ, कितना एनर्जी रिलीज हुआ रिक्टर स्केल पे मेजर किया जाएगा। यहाँ से जो एनर्जी निकलती है वो वेव्स की फॉर्म में चलती है, इन्हें हम लोग बॉडी वेव्स कहते हैं। जैसे हमारे पास पी वेव है, एस वेव है। ये वेव्स जब सरफेस के ऊपर पहुंचती हैं तो ये सरफेस को शेक करती हैं, जिसे हम लोग अर्थक्वेक बोलते हैं। इन्हें हम लोग सरफेस वेव्स कहते हैं। या जैसे हमारा लव वेव हो गया, रैलिक वेव हो गया, ये सब एनसीईआरटी में आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो एक तो हो गया रिक्टर स्केल। क्या मैग्नीट्यूड के बेसिस पे और स्केल भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ये वो जब रिक्टर स्केल फेल हो जाता है, जब मान लो अर्थक्वेक बहुत बड़ा आ गया, रिक्टर स्केल फ्लॉप हो गया, उस केस में जो है हम लोग एक मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल का यूज भी करते हैं। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ये लेटेस्ट है, ये पहले यूज, अब आजकल तो अमेरिका में खैर ज्यादातर लोग इसको यूज करते हैं, इंडिया में आज भी रिक्टर स्केल यूज होता है। इंटेंसिटी के बेसिस पे बात करें तो हमारे पास दो स्केल होते हैं, एक होता है मॉडिफाइड मर्करी स्केल और एक होता है एम एस के स्केल। ये दोनों का जो रेंज होती है वो 1 से लेके 12 तक होती है। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, बाकी की छोटी छोटी डिटेल आप पढ़ सकते हो। वैसे आपकी एनसीईआरटी में भी अच्छा खासा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, बट ये मैंने आपका कंटेंट के लिए एक्स्ट्रा डाल दिया गया। मेरा मेन मकसद आपको बताना था कि मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी बेस स्केल को। जापान पीएम किशिंदा टू विजिट इंडिया टुडे, G7 G20 इंडो पैसिफिक टाई जोन एजेंडा। तो भैया आज मंडे का दिन है, तो आज आने वाले हैं शिंदा जी इंडिया में।
मोदी जी से मुलाकात करेंगे और भी कई सारे लोगों से मिलने वाले हैं, क्योंकि इंडिया के पास जी20 की प्रेसिडेंसी है और जी7 की मीटिंग इस बार जापान में होने वाली है। हालाँकि इंडिया जी7 का पार्ट नहीं है, लेकिन एज़ अ इनवाइटी के तौर पे हम लोग वहाँ पे जाते हैं, ठीक है? तो क्या-क्या बात हो सकती है इंडिया-जापान के बीच में? इंडिया-जापान आपको पता है खास मित्र हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम लोग क्वाड का मेंबर भी हैं, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते रहते हैं। लेकिन कुछ टेंशन भी है हमारे बीच में। अभी जो टेंशन चल रही है वो यूक्रेन को लेके है, क्योंकि जापान डायरेक्ट डायरेक्ट यूक्रेन को सपोर्ट करता है ओपनली, लेकिन इंडिया रशिया के खिलाफ कुछ नहीं बोलता है। हम लोग यूक्रेन को सीधा-सीधा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो उस चक्कर में जापान के साथ थोड़े इश्यूज़ यहाँ पे क्रिएट हुए हैं और अभी किशिंदा जी जो आए हैं वो डेफ़िनेटली मोदी जी जब बात करेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे, यूक्रेन की फ़ेवर थोड़ा-सा लेने की कोशिश करेंगे, वो सब चीज़ें यहाँ पे डेफ़िनेटली रहने वाली हैं। एक तो आपको ये थोड़ा-सा पता होना चाहिए। ये जो मीटिंग होगी अभी कल वाली, वो रेगुलर जो हमारी एनुअल बायलैटरल मीटिंग होती है उसका पार्ट नहीं है। 2006 के बाद से हम लोग रेगुलरली मीटिंग करते हैं। ये मीटिंग वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 दिन के लिए आएँगे, रुकेंगे, अपना थोड़ा में माहौल बना के चले जाएँगे। क्योंकि किशिंदा जी जो है जी7 कंट्रीज़ में विज़िट कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है। क्योंकि देखिए आप कभी किसी कंट्री कोई कंट्री किसी बड़े प्लेटफ़ॉर्म का अगर प्रेज़िडेंट बनती है, तो फिर वो वहाँ पे विज़िट करती है, उनको फ़ॉर्मल तरीके से इनवाइट करती है, तो वो सारी कार्रवाई वो कर रहे हैं। उनका बीच में मूड किया कि भाई चलिए, बातचीत कर लेते हैं। और क्या करेंगे? जो शिंकेनसेन हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, मतलब जैसे 2014 में जब सरकार आई थी तो डिक्लेयर किया गया था कि इंडिया में जो है वो भई हम लोग फास्ट ट्रैक और जो है सुपर ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन्स बनाएँगे। तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था या जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र था वो जो है शिंकेनसेन जो हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट जो जापान के अंदर चलता है, ठीक है? उसके साथ कोलैबोरेशन किया गया था और मुंबई से लेके अहमदाबाद तक की इंडिया में सबसे पहली हाई स्पीड रेलवे की बातचीत चल रही थी। उसमें थोड़ा डिले हो गया है, इतना उम्मीद किसी को थी नहीं, तो उसके बारे में थोड़ा-सा हम लोग बात करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इंडो पैसिफिक की बात करते हैं तो स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड द ग्लोबल पार्टनरशिप इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग बात करने वाले हैं। उसके अलावा जो बाल बोधि ट्री है, बाल बोधि ट्री को भी ये विज़िट करेंगे। श्रीलंका के जो पहले प्रेज़िडेंट थे काफ़ी साल पहले, प्राइम मिनिस्टर वहाँ के, उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी को 1964 में जो महाबोधि ट्री है, उसकी एक ब्रांच दी थी और उस ब्रांच को लगाया गया था जिसको आज हम लोग बाल बोधि ट्री कहते हैं। दोस्तों महाबोधि ट्री वही है जो जहाँ पे महात्मा बुद्ध जी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी और फिर महाबोधि ट्री का एक हिस्सा सम्राट अशोका ने श्रीलंका में भेजा था। वहाँ से उसी पेड़ के एक हिस्से को लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था 1964 में, जिसे हम लोग बाल बोधि ट्री कहते हैं। तो इसकी भी विज़िट करेंगे, शिंदा जी जो आएँगे। उसके अलावा हमारी जो नॉर्मल रिलेशनशिप है जापान के साथ, वो यहाँ पे देख सकते हो, ये एक पुराना कंटेंट है। ये तो मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है। तो दिल्ली-मुंबई फ्रीट कॉरिडोर, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वगैरह के प्रोजेक्ट में जापान हमारी बहुत हेल्प करता है। एक्ट ईस्ट फोरम जो है एस्टेब्लिश किया गया था 2017 के अंदर। एक्ट ईस्ट पॉलिसी और जापान का जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक विज़न है, उसके तहत हम लोग काम करते हैं। $15 बिलियन का इस समय हमारा एक ट्रेड आस-पास चल रहा है। हालाँकि जिस तरह से हमारा इकोनॉमी साइज़ है, $15 बिलियन भैया बहुत कम है, तो इसको थोड़ा और एक्सपेंड करना है हम लोगों को डेफ़िनेटली। तो ये कुछ-कुछ थे, बोर्ड का मेंबर हैं हम लोग, है ना? वो सब आप थे। व्हाट इज़ लेट लाइफ डिप्रेशन एंड हाउ कैन वी नेविगेट? कई बार ऐसा होता है जब किसी की उम्र बढ़ती है, 70-80 साल, 90 75-80 आपकी एज हो जाती है, तो एक अलग से लेवल का डिप्रेशन आ जाता है। एक डिप्रेशन एक डिसीज़ है, ये एक बीमारी है, एक डिसीज़ है, ठीक है? मतलब जैसे एक तो नॉर्मल टेंशन होती है लाइफ़ में, अरे टेंशन हो गई एंड ऑल दैट, वो नहीं है, ये थोड़ा उससे ज़्यादा होता है। लाइफ़ इसमें आदमी जो रख के चीज़ें भूलने लगता है, रास्ता भूल जाता है, लोगों के नाम भूल जाता है, छोटी-छोटी बात पे एक्स्ट्रा रिएक्ट करने लग जाता है। जो चीज़ें उसकी कंट्रोल में नहीं होती, उनके बारे में भी टेंशन लेने लगता है आदमी। तो डरा-डरा रहता है, तो इसे कहते हैं लेट लाइफ़ डिप्रेशन। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अभी तक हमें इसे बहुत ज़्यादा कारण हमें पता नहीं है, लेकिन कई सारे रिस्क फैक्टर हैं, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल रिस्क फैक्टर अ, इसका एक्चुअली में मेडिकली हमारे ब्रेन के अंदर कौन से सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो सब हम लोगों को अभी नहीं पता चला है। कुछ स्टडी का ये कहना है कि भैया जेनेटिक भी हो सकता है, अगर किसी के पेरेंट्स में ये बीमारी रही होगी तो हो सकता है उसके बच्चे जब बूढ़े हों, तो उनमें भी ये बीमारी हो सकती है। ज़िंदगी भर आदमी काम करता है, स्ट्रेस लेता है। स्ट्रेस लेने से हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसे कार्टिसोल कहते हैं, वो रिलीज़ होता रहता है। आजकल जो लोगों को टेंशन की वजह से जो हार्ट अटैक आ रहे हैं, कार्टिसोल उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न है।
जब कार्टिसोल बढ़ता है हमारी बॉडी में एक लेवल से ज़्यादा, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। तो कोलेस्ट्रॉल हमारी आर्टरीज़ में जमा हो जाता है, तो वो हार्ट अटैक का रीज़न बनता है। तो कार्टिसोल को कई इसीलिए डॉक्टर कहते हैं ना, टेंशन कम लिया करो, मेडिटेशन किया करो, योगा किया करो, ताकि कार्टिसोल का लेवल कम रहे। अच्छा फूड खाओ। तो ये ज़िंदगी भर आदमी जो काम करता है, टेंशन लेता है, उसकी बॉडी में कार्टिसोल का लेवल इंक्रीज़ होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, और जब वो एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो स्ट्रेस हार्मोन के रूप में बुढ़ापे में आपको एलएलडी कर देता है। आप डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं, ठीक है? मेमोरी लॉस हो जाता है, आप नई चीज़ें नहीं सीख सकते, और हार्ट कंडीशंस भी क्रिएट कर सकता है। तो ये कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बोली हैं। साइकोलॉजी का रिस्क फैक्टर तो ऑफ कोर्स होता ही है। आदमी का हमेशा नेगेटिव इमोशंस रहते हैं, एंगर रहता है, इरिटेबल, मतलब आदमी इरिटेट होता रहता है छोटी छोटी चीज़ से, इमोशनली बहुत इम्बैलेंस हो जाता है, कभी हंसने लगता है, कभी रोने लगता है। उस तरह की चीज़ें डेफिनेटली इंसान की लाइफ में हो सकती हैं अगर आप किसी को एलएलडी हो जाता है। छोटी छोटी बात पे ओवर रिएक्ट करना, ये एक बड़ा सिम्टम्स होता है। ऐसी चीज़ें जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, कुछ भी रैंडमली, पाकिस्तान में कुछ हो रहा है, अमेरिका में कुछ हो रहा है, उसकी टेंशन ले लिया। एनवायरमेंटल जो जैसे कभी पोल्यूशन कहीं हो गया, ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉइज़ हो गई, भीड़-भाड़ से डर लगने लगता है, वो सब चीज़ें यहाँ पे डेफ़िनेटली हो सकती हैं। तो इस तरह के साइकोलॉजिकल फैक्टर आपके होते हैं। सोशल फैक्टर तो ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबल होते ही हैं इस केस में। अगर ज़िंदगी भर आपने आप बीमार रहे, आपकी पैसा आपके पास नहीं है, सोशल स्टेटस आपको नहीं मिला, रिस्पेक्ट आपको नहीं मिलती है, तो उस केस में भी जो कार्टिसोल का लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और लेटर ऑन वो डिप्रेशन का पार्ट भी बन सकता है। ये कुछ-कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई हैं। डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर एक एक कॉग्निटिव स्टेटस का टेस्ट किया जाता है, जिसमें उनकी सोचने-समझने की जो एबिलिटी होती है, वो चेक की जाती है। कुछ टेस्ट वगैरह भी किए जा सकते हैं, थायरॉइड के या मेटाबॉलिक पैनल वगैरह, या कार्टिसोल के टेस्ट किए जाते हैं। फिर आपको विटामिन बी 12, फोलेट, विटामिन डी वगैरह वो सब आपको यहाँ पे दी जाती हैं। किसी एक्सट्रीम केस में ब्रेन स्कैन भी किया जा सकता है, कि बाई चांस हो सकता है ब्रेन में कोई ट्यूमर बन गया हो, है ना? उस तरह की चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। तो हाउ इज़ द लेट लाइफ डिप्रेशन ट्रीटेड, ये आपको मैंने बता ही दिया। इसमें कई सारे तरीके होते हैं। एक तो आप जो है साइकोथेरेपी ले सकते हो, ब्रेन स्टिमुलेशन कर सकते हो। फैमिली का यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि फैमिली 2 तरीके होते हैं। एक तो क्या है ना, फैमिली अ, उस बुजुर्ग इंसान को, दादाजी को, दादी जी को अकेला नहीं होने देती हैं। तो फैमिली का साथ रहता है, तो वो ऑफ कोर्स अपने आप हील हो जाता है। दूसरी बात, फैमिली अगर पास रहती है, तो वो अपने जिनको एलएलडी होता है उनको ट्रैक कर सकती है। टाइम पे दवाई दे सकती हैं, उनकी रिपोर्ट लगातार चेक कर सकती हैं, डॉक्टर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। ये सब चीज़ें होती हैं। कुछ केस में जो है एंटी डिप्रेसेंट जो दवाइयाँ होती हैं, वो भी यहाँ पे रिकमेंड की जाती हैं। तो ये थोड़ा-सा एलएलडी के बारे में हमको पता होना चाहिए। आई डोंट थिंक सो एग्ज़ाम में स्पेशली इसके लिए कोई क्वेश्चन आएगा, लेकिन येस, ओल्ड एज इश्यूज़ के बारे में बहुत बार सवाल आते हैं एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे आप डेफ़िनेटली इसे एज़ एन एग्ज़ाम्पल के तौर पे, केस स्टडी के तौर पे मेंशन कर सकते हो। काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा अगर आप ये सब करोगे तो। चलिए, मूविंग फॉरवर्ड विद द न्यूअर कॉन्सेप्ट ऑफ यूएचसी। यूएचसी का मतलब होता है दोस्तों यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का बेसिक मीनिंग ये होता है कि भाई, आप कितने गरीब हो, कितने अमीर हो, कौन से जेंडर, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ओरिजिन डज़न्ट मैटर। अगर आप बीमार हो गए हो, कोई भी बीमार हो गया है, किसी भी उम्र का, किसी भी जात का, किसी भी कास्ट का, किसी भी रिलीजन का, किसी भी रीजन का, डज़न्ट मैटर। अगर आप बीमार हो, तो आपको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मिलेगा, आपका इलाज करवाया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसे कहते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। हालाँकि ये जो नाम दिया गया है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, वो इतना सूटेबल नहीं है, क्योंकि ना तो ये यूनिवर्सल है दुनिया में, ना ही हर डिसीज़ को इसमें कवर किया जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे इसके बारे में। हेल्थ क्या है? डब्ल्यूएचओ हेल्थ की डेफिनेशन क्या देता है? डब्ल्यूएचओ कहता है अ सर्टेन टोटैलिटी ऑफ हेल्थ टू द रियल्म्स ऑफ मेंटल, सोशल वेल-बीइंग एंड हैप्पीनेस बियॉन्ड फिजिकल फिटनेस। समझ रहे हो आप ये बात? देखिए, एंड अब्सेंस ऑफ डिसीज एंड डिसेबिलिटी, इसे कहते हैं हेल्थ। मतलब आप फिजिकली स्ट्रोंग दिख रहे हो, सिर्फ यही हेल्थ नहीं होता। आप क्या मेंटली स्ट्रोंग हो, क्या आप एक्चुअल में हैप्पी हो, वो सब आपके हेल्थ का पार्ट होती है, ऐसा डब्ल्यू का कहना है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ सिर्फ हम लोग फिजिकल फैक्टर के ऊपर फोकस नहीं कर सकते, इंटरसेक्टोरल कवरेज आपको करना पड़ेगा। अगर आपको कंप्लीटली हेल्दी होना है, किसी सोसाइटी को कंप्लीटली हेल्दी होना है, तो कई सारे सेक्टर पे फोकस करना पड़ेगा। वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, यस।
फूड न्यूट्रिशन यस, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री यस, सिविल सप्लाईज, रूरल वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, सोशल वेलफेयर, ट्राइबल वेलफेयर, एजुकेशन, फॉरेस्ट्री, ये सब आपका हेल्थ के अंदर आता है। ये सब चीज़ें सही रहेंगी तो ऑफ कोर्स सोसाइटी अपने आप हेल्दी। देखिए, इसके लिए क्या हुआ था, कुछ साल पहले 1978 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए वो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की गई थी प्राइमरी हेल्थ के बारे में, जिसमें इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली किया गया था। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्या होता है, जो हमारा WHO होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग पावर होती है, बॉडी होती है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। 1977 में भी उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया था, पहली कॉन्फ्रेंस, जिसमें कहा गया था हेल्थ फॉर ऑल। ऑल मतलब समझते हो, हर जेंडर, हर एज, हर इकोनॉमिक स्टेटस, सभी को भैया हेल्थ मिलेगा 2000 तक। हालांकि वो दिया नहीं गया अभी तक, लेकिन आइडिया उस समय ये आ गया था। ठीक है, मतलब किसी को भी हम लोग फाइनेंशियल स्टेटस, जेंडर, रेस, प्लेस वगैरह के बेसिस पे रिकमेंड नहीं करें। इंडिया में क्या इसको इम्प्लीमेंट किया गया है? बिल्कुल किया गया है। 1983 में जो हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनी थी इंडिया की, उसमें भी हेल्थ फॉर ऑल गोल बाय 2000 दिया गया था। मतलब इसको बने हुए वैसे 23 साल हो चुके हैं, अब तक ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, बट यस, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट कई बार इस तरह के स्टेप लेती है, आगे हम लोग बात करेंगे। तो जब 78 के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द प्राइमरी हेल्थ, उसके अंदर कई सारी चीज़ें बताई गई थी। पहला उन्होंने ये कहा था कि भाई जो डिसीज़ होते हैं, इनको प्रिवेंट करना है, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, वो सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करेंगे, खासकर पुअर इंसानों को, जिसमें वैक्सीनेशन से लेके ट्रीटमेंट तक सब कुछ आ गया। एक तो उन्होंने ये कहा था। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं, जैसे क्रोनिक डिसीज़ हो गए आपके, जैसे मेंटल इलनेस हो गया, हार्ट डिसीज़ हो गई, इस तरह की जो डिसीज़ होती हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाई जाए। क्योंकि किसी देश की जो पॉवर्टी का स्टेटस है, या उस देश की जो जीडीपी है, उसका हो सकता है कि उसके पास इतनी सुविधाएं ही नहीं हो। उस केस में क्या हो सकता है, जो सेकेंडरी और टर्शियरी ट्रीटमेंट होता है, ये उस इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो पब्लिक हॉस्पिटल में इलाज करवाना चाहता है या प्राइवेट में करवाना चाहता है, अपना खुद का पैसा लगा के। मतलब उन्होंने क्या किया, सारे ऑप्शन खोल दिए। अगर आप गवर्नमेंट में इलाज करवाना चाहते हो तो आप गवर्नमेंट में कराइए, प्राइवेट में करवाना चाहते हो तो। 1978 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए फोकस, प्राइवेट सेक्टर को भी काफ़ी हद तक इन्होंने यहाँ पे ये जब चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बोली हैं। और कुछ कुछ चीज़ें जो इस आर्टिकल के अंदर मेंशन की गई हैं, बहुत अच्छे से कैटेगराइज वे में तो नहीं मेंशन किया गया है, थोड़ा सा ऊपर नीचे कुछ कुछ मेंशन किया गया है, वो थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। तो जब ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, इन्होंने क्या कहा था, इनका कहना था कि जो नॉर्मल डिसीज़ होते हैं, वो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाइए, जो थोड़े से सीरियस इशू होते हैं, वो आप जो है सरकार प्राइवेट में भी करवा सकते हो। कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया था कि जो गरीब आदमी होता है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके सुविधाएं ले। लेकिन यार, जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं, जैसे कार्डियक हो गया, न्यूरल, मेंटल, ये तो गरीब आदमी को भी होते हैं ना। तो वो इन डिसीज के बारे में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों नहीं जा सकता, सरकारी में तो जा सकता है। ये एक्चुअली सबसे बड़ा लूप होल था इस कॉन्फ्रेंस का। आज तक भी ये सबसे बड़ा लूप होल यहाँ पे माना जाता है। इंडिया में इसके लिए क्या किया गया? इंडिया में जो कॉम्प्रिहेंसिव PHC को हम लोग डिफाइन करते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर, उसके अंदर हम लोगों ने, जो हमारा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, वहाँ पे हम लोग इस चीज़ को भी कंसीडर करते हैं। मतलब कम्युनिकेबल डिसीजेज और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, दोनों को कवर किया जाता है। मतलब इंडिया का जो हेल्थ प्रोग्राम है, वो एक्चुअली WHO के प्रपोजल से कहीं स्टेप आगे जाता है, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है, ऐसा इन्होंने कहा है। हालांकि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एक बोलने की टर्म है, यूजली में इसकी ये थोड़ी सी डिसेप्टिव सी टर्म है। मतलब इसको लिटरली ना ले तो ठीक रहेगा। मतलब क्या, ऐसा है कि भैया ना तो ये यूनिवर्सल है, ना ही ये प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट होती है, ना ही ये कॉम्प्रीहेंसिव है। मतलब ये गरीब और अमीर आदमी में फ़र्क करती है, क्योंकि अमीर आदमी के पास पैसा होता है, भैया प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा सकता है। ठीक है, और ना ही ये हर डिसीज़ को कवर करती है। बट फिर भी हमारा जो अल्टीमेट गोल है, एंड गोल है, वो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का ही रहता है। ये कुछ कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बोली थी। वर्ल्ड हेल्थ जो असेंबली हुई थी 2011 में, इन्होंने भी कंट्रीज़ को कहा था कि जो गरीब आदमी होती है, वो जो जेब से पैसा खर्चा करता है, उसको मिनिमम किया जाए।
मिनिमम से मिनिमम किया जाए। और कई बार जब इमरजेंसी होती है तो हॉस्पिटल वगैरह का जो खर्चा होता है वो तुरंत के तुरंत सरकार के द्वारा दिया जाए। जैसे इंडिया की हम लोग बात करें तो हमारे पास जैसे पोषण अभियान है, नेशनल फूड सिक्योरिटी है, मनरेगा है, सर्व शिक्षा अभियान है, और जो इंश्योरेंस स्कीम हम लोगों ने चला रखी है, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं इस यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम की तरफ जाती है। क्योंकि यूनिवर्सल हेल्थ का मतलब सिर्फ़ फिज़िकल हेल्थ नहीं है दोस्तों, हेल्थ का मतलब सोशल हेल्थ भी होता है, मेंटल हेल्थ भी होता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को डेफ़िनेटली कवर करनी चाहिए। इस आर्टिकल में यही बताया गया था, इसलिए मैंने तब शुरुआत में आपको बोल दिया था, बहुत अ, उस तरह का आर्टिकल नहीं है कि एग्ज़ाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। बट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ये एक अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसके बेनिफिट क्या होते हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों करना चाहिए, इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन-कौन से इंटरनेशनल और नेशनल स्टेप्स लिए गए हैं, इसके लूप होल्स क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या हैं और उनको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो एज़ अ सॉल्यूशन के तौर पे। ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में आपसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अगर आप लिखना चाहो तो क्वेश्चन लिख सकते हो, देता हूँ मैं। व्हाट इज़ यूनिवर्सल हेल्थ केयर, ठीक है? डिस्कस इट्स बेनिफिट्स इट्स बेनिफिट्स एंड स्टेप्स टेकन डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनल, ठीक है? ये 150 आप सिंपल सा क्वेश्चन। इसी के साथ खत्म करते हैं आज की एनालिसिस। कल मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड